नेपाल के पास भी एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो कि नेपाल को एक सेक्टर में एक यूनिक महारथी बना सकता है, और वो सेक्टर है पावर और एनर्जी का। लेकिन आप लोग कहोगे कि पावर और एनर्जी तो फ्यूल से ही आती है, और नेपाल को तो खुद पेट्रोलियम डीजल आयात करने पड़ते हैं, यानी कि इंपोर्ट करने पड़ते हैं। लेकिन नेपाल के पास एक चीज ज्यादा है जो कि है बिजली। नेपाल करीबन 2200 मेगावाट बिजली बनाता है हाइड्रो पावर, जिसमें से सिर्फ 1800 मेगावाट नेपाल की पीक की खपत है, यानी कि नेपाल के पास काफी ज्यादा बिजली बची रहती है। लेकिन आप कहोगे कि ये बची हुई बिजली पैक करके बेच तो नहीं सकते, और ये भी सच है। नेपाल इसको ज्यादा से ज्यादा इंडिया तक बेच सकता है, लेकिन एक तरीका जिससे नेपाल इस बिजली को कन्वर्ट करके अमेरिका, कनाडा जैसे देशों तक पहुंचा सकता है जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है, और वो तरीका है ग्रीन हाइड्रोजन। और इसी को लेकर नेपाल के काठमांडू में हो रही थी 10 और 11 अक्टूबर को एक मीटिंग, जिसमें थे कई सारे विदेशी इन्वेस्टर, साथ साथ नेपाली इन्वेस्टर, साथ ही साथ इंजीनियर और इकोनॉमिस्ट भी। और ये चीजें इशारा कर रही थी कि नेपाल ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है। लेकिन क्यों? इसके पीछे बहुत सारे राज हैं, क्योंकि इससे नेपाल के बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, और नेपाल बन सकता है एक यूनिक इकोनॉमी जो कि ग्रीन हाइड्रोजन पर चल सकता है। और इसके लिए नेपाल को जो भी चाहिए वो नेपाल के पास मोस्टली अवेलेबल है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि नेपाल इस ग्रीन हाइड्रोजन को कैसे बना सकता है, साथ ही साथ इसके पीछे की क्या टेक्नोलॉजीज रहेंगी, और आखिर क्यों नेपाल के लिए एक अच्छा चांस है और नेपाल हाइड्रोजन की तरफ देख रहा है। साथ ही साथ ये कैसे एक एंटीडोट है नेपाल के पिघलते हुए हिमालयस के लिए, और नेपाल को इससे कई बड़ी चीजें मिलने वाली जिस पर भी हम बात करेंगे। और यही सब है आज के हमारे चर्चा का विषय। दोस्तों, नेपाल के काठमांडू में 10 और 11 अक्टूबर को हुआ नेपाल ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2022, और इस मीटिंग में नेपाल में ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए चर्चा हो रही थी, क्योंकि कई बड़ी पावर्स का शिफ्ट अब हाइड्रोजन की तरफ हो रहा है। करीबन 10 से भी ज्यादा नेशन है जो कि हाइड्रोजन की तरफ रुख कर चुके हैं, जिसमें है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, अमेरिका और ऐसे ही तमाम डेवलप्ड देश। और इन सभी देशों को चाहिए हाइड्रोजन। लेकिन हाइड्रोजन ही क्यों? जो हाइड्रोजन वो फ्यूल है जो कि पेट्रोल, डीजल और तमाम ऐसे फ्यूल्स की जगह ले सकता है, और ये वातावरण में कार्बन का 0% एमिशन करता है, यानी कि वातावरण को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो पूरी दुनिया में एक नई मार्केट क्रिएट हो रही है जो कि है ग्रीन हाइड्रोजन की, जो कि आने वाला फ्यूचर है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि नेपाल ही इस पर क्यों सोच रहा है, और क्या नेपाल ये कर सकता है? तो ऐसी बात नहीं कि नेपाल ही इस पर सोच रहा है। नेपाल के पड़ोसी देश भारत ने भी यही चीज सोची है कि वो एक प्रोड्यूसर बनेगा हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करेगा। लेकिन नेपाल भी क्यों? इसका रीजन है कि नेपाल के पास है सरप्लस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और हाइड्रोजन बनाने में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसीलिए नेपाल के पास एक एज हो सकती है कि नेपाल जल्दी इस पर काम शुरू कर सकता है। ये ग्राफ दिखाता है कि फ्यूचर में हाइड्रोजन की डिमांड हर सेक्टर में कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है। और अगर आपको लगता है कि नेपाल हाइड्रोजन प्रोड्यूस करके एक अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा नेपाल हाइड्रोजन। तो चलिए बढ़ते थोड़े इंटरेस्टिंग और टेक्निकल टर्म्स पे कि कैसे नेपाल इस हाइड्रोजन को निकाल सकता है। और ये प्रोसेस इतना सरल है कि इसको आप छोटे लेवल पर घर पे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको चाहिए एक बीकर, 2 टेस्ट ट्यूब, और साथ में आपको 2 नट बोल्ट चाहिए, और एक बैटरी आपको चाहिए। तो यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा दूं कि यहाँ पर दोनों ही टेस्ट ट्यूब हमारी लग गई हैं, और एक तरफ से हमारी देखो निकल रही है, जो बबल्स आपको दिख रहे हो ये हाइड्रोजन निकल रही है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के बबल बहुत कम निकल रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे। और मैं आपको पास से दिखाऊं तो यहाँ पे आपको बबल्स काफी ठीक से दिखेंगे। और ये तार जो है ना, इनको मैंने 12 वोल्ट डीसी दिया हुआ है, तो ये मैंने अडेप्टर से दिया है। आप लोग एक बैटरी भी यूज कर सकते हैं जो कि 9 वोल्ट की बैटरी होती है। और अभी मैं इसको जला के दिखाऊंगा कि ये हाइड्रोजन ही है। तो अभी हमारा एक्सपेरिमेंट अभी भी चल रहा है। तो हाइड्रोजन को चेक करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन होती है फ्लेमेबल, यानी कि इसमें आग लग जाएगी। तो हम लाए हैं कैंडल और मैच स्टिक, फिर देखेंगे कि इसमें सच में हाइड्रोजन निकल रही है या नहीं निकल रही है। और थोड़ा सेफ्टी के लिए मैंने ग्लासेस लगा लिए हैं। घर पे करने से पहले थोड़ा सेफ्टी रख लेना, जिससे मैं इस ट्यूब को निकालने वाला हूँ। और हाइड्रोजन हल्की होती है, तो हाइड्रोजन जो है ना इसके इसी साइड पे होगी, जहां तक कि मुझे पता है। तो यहाँ पर काफी ज्यादा बबल्स निकल रहे हैं इस ट्यूब से। तो थोड़ी देर के लिए हुआ है हाइड्रोजन हल्की, तो हाइड्रोजन कहीं ना कहीं ऊपर होगी, और मैं इसको पास लाके थोड़ा सा टिल्ट करूंगा, जिसके बाद हाइड्रोजन शायद जले, अगर होगी तो थोड़ी बहुत भी। तो देखते हैं फ्लेम के पास लाके। तो यहाँ पे एक हमको स्टोक देखने को मिला फट से, जो कि बहुत हल्का सा था, बहुत हल्का सा। पता नहीं आप लोग कैमरे पे देखने को मिली कि नहीं। अगर मिली हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हाइड्रोजन देखने को मिली हल्की सी भी कि नहीं। ये तो छोटे लेवल पर है, बड़े लेवल पर, बड़े स्केल पर इसका बहुत बड़ा सेटअप होता है। और उसमें जो है ना, ये जो आपके इलेक्ट्रोड्स दिख रहे हैं, जो कि मैंने नट बोल्ट यूज किया है, उसमें दूसरे मेटल के होते हैं जो कि काफी ज्यादा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दे सकते हैं, ज्यादा अच्छा। तो मैंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत मेहनत की है। तो प्लीज आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज नेपाल के पास सरप्लस बिजली है, यानी कि ज्यादा बिजली है, जिसको नेपाल इंडिया को बेचने की सोचता है,
कभी इंडिया खरीदता है, कभी नहीं खरीदता है, या फिर नेपाल ट्राई करता है कि उसको बांग्लादेश तक पहुंचाया जाए। और इस बिजली को नेपाल कोई और देश को बेच ही नहीं सकता है, पर इसका सोल्यूशन है नेपाल के पास ग्रीन हाइड्रोजन। तो नेपाल इस बिजली को कन्वर्ट कर सकता है बिजली से हाइड्रोजन की फॉर्म में, और इस हाइड्रोजन को नेपाल इन वेस्टर्न कंट्रीज में उसको ये हाइड्रोजन बेच सकती है। और इसके लिए चाहिए बिजली, पानी और थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके लिए ही नेपाल सोच रहा है। साथ साथ हाइड्रोजन बनाने के साथ ही नेपाल थोड़े और प्रोसेस से अमोनिया भी बना सकता है और साथ ही साथ यूरिया भी बना सकता है, जिसको मैं आगे ठीक से एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे नेपाल ये कर सकता है। ये डेटा कहता है करीबन 80% से ज्यादा लोग हैं जो कि वीडियो को रेगुलर देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज यार चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बाजू में जो बेल का बटन है उसको भी दबा लो, ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोग को मिलते रहे और आप लोग का नॉलेज भी इससे बढ़ता रहेगा। मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा नॉलेजेबल चीजें आप तक पहुंचाए, क्योंकि आपके लिए एक लाइक या सब्सक्राइब का बटन हो सकता है, लेकिन मेरे लिए काफी ज्यादा मोटिवेशन है जिससे मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन पर काम करता रहूंगा। तो हाइड्रोजन से नेपाल के लिए कई बड़ी अपॉर्चुनिटीज खुलने वाली है। पहली बड़ी अपॉर्चुनिटी यह है कि नेपाल को अपनी बिजली को बेचने के लिए मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, जिसका नेपाल पूरी तरीके से यूज कर सकता है अगर नेपाल हाइड्रोजन का प्रोडक्शन शुरू करता है। सेकेंडली, नेपाल अगर ग्रीन हाइड्रोजन बनाता है तो पूरी दुनिया को रिक्वायरमेंट है आज ग्रीन हाइड्रोजन की, क्योंकि क्लाइमेट चेंज को लेकर सारे ही देश सतर्क हैं और वो कहीं ना कहीं ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ ही रुख अख्तियार कर रहे हैं। और 2025 या 2030 तक वो पूरी तरीके से हाइड्रोजन पर ही चलने वाले हैं। इसका सीधा फायदा नेपाल उठा सकता है। तीसरी बड़ी चीज है कि नेपाल की जो अपनी घरेलू खपत है वो भी बहुत बड़ी है, जिसके लिए नेपाल को बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती है, जैसे पेट्रोल, LPG, जिसको भी काफी ज्यादा कम किया जा सकता है। और नेपाल थोड़ा ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट होगा, जिससे नेपाल की इकोनॉमी पे अच्छे असर पड़ेंगे। और एक जो चौथा बड़ा फायदा नेपाल को होगा कि नेपाल का क्लाइमेट इससे काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर नेपाल हाइड्रोजन का यूज करता है तो नेपाल में भी 0 कार्बन एमिशन होगा, और इन पिघलते हुए हिमालयस के लिए यह हाइड्रोजन एक एंटीडोट का काम करेगी। पांचवा बड़ा फायदा यह है कि नेपाल की आर्मी को अच्छी क्वांटिटी में अमोनिया भी मिल पाएगा, जो कि नेपाल में ही बना होगा। तो इंडस्ट्रियल लेवल पर एक सरल प्रोसेस होता है जिसके जरिए नाइट्रोजन को भी एटमॉस्फेयर से निकाला जा सकता है। वैसे ही अगर नेपाल नाइट्रोजन को भी निकाल लेता है तो नेपाल अमोनिया बना सकता है इससे, क्योंकि अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। और नेपाल के पास अगर हाइड्रोजन है और नेपाल के पास अगर नाइट्रोजन है तो दोनों का रिएक्शन करके अमोनिया बनाई जा सकती है। और करीबन 13 बिलियन रुपीस का नेपाल आर्मी अमोनिया इंपोर्ट करती है। ये कई ब्लास्ट करने के लिए अमोनिया का यूज किया जाता है। साथ साथ एक और बड़ा फायदा ये भी है कि नेपाल के पास फर्टिलाइजर्स भी अच्छी क्वांटिटी में हो पाएंगे और नेपाल यूरिया का प्रोडक्शन भी कर पाएगा। अब इसी अमोनिया का एक प्रोसेस के जरिए रिएक्शन किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जिसके जरिए बन सकता है यूरिया, जो कि फर्टिलाइजर यानी कि खाद के तौर पर यूज किया जाता है। और नेपाल करीबन 7 लाख टन यूरिया का इंपोर्ट करता है, जो करीबन 20 बिलियन रुपीस से भी ज्यादा का होता है। और ये सारे प्रोडक्ट नेपाल एक्सपोर्ट भी कर सकता है और अपने यूज में तो ले ही सकता है। और इस मीटिंग में डिसाइड हुआ कि नेपाल 4 से 5 साल में यूरिया के प्लांट्स को लगाएगा, जिससे फर्टिलाइजर्स बन सकेंगे नेपाल में ही। साथ नेपाल प्लान कर रहा है कि आने वाले 10 सालों में नेपाल हाइड्रोजन का एक्सपोर्ट करने के लिए प्लांट्स को लगाने की कोशिश करेगा। तो इतने सारे बड़े फायदे हैं नेपाल अगर हाइड्रोजन का प्रोडक्शन शुरू करता है, और इसीलिए हाइड्रोजन नेपाल के लिए एक गेम चेंजर का काम कर सकती है। पर आप लोगों के भी दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि क्या हाइड्रोजन सेफ है एज अ फ्यूल यूज करने के लिए, यानी कि पेट्रोल और डीजल की जगह क्या गाड़ियों में हाइड्रोजन यूज करना सेफ होगा या नहीं। तो हाइड्रोजन के साथ सिर्फ एक प्रॉब्लम है इसको स्टोर करने की। इसको कंप्रेस गैस फॉर्म में साथ साथ लिक्विड फॉर्म में भी स्टोर किया जा सकता है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में इसको स्टोर करने के लिए टेम्परेचर बहुत कम चाहिए, जो कि चाहिए करीबन -252 डिग्री सेल्सियस। तो इसको करीबन -252 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड फॉर्म में स्टोर करना नियरली इम्पॉसिबल है कॉमन जगहों पर। तो एकमात्र तरीका इसका बचता है कि इसको कैसे स्टोर किया जाए, वो है गैसियस कंप्रेस फॉर्म में। तो इसीलिए हाइड्रोजन को स्टोर करना ही एक बड़ी प्रॉब्लम है। पर हाइड्रोजन काफी ज्यादा सेफ है और फ्यूल के मुकाबले। सबसे पहले तो ये नॉन टॉक्सिक है, यानी कि अगर ये लीक भी हो जाती है और ये अगर आपके रूम में भी है तो ये नॉन टॉक्सिक है। अगर आप इसको सूंघ भी लेते हो तो आपकी बॉडी पर कोई भी असर नहीं होने वाले। साथ साथ दूसरी चीज ये काफी लाइट वेट है, यानी कि अगर ये लीक होती है तो ये काफी जल्दी एटमॉस्फेयर में फैल जाती है, जिसके चलते इससे हादसे होने के चांसेस काफी कम है। पर फिर भी हाइड्रोजन एक फ्यूल है, यानी कि ये जल सकता है, तो हादसे होने के चांसेस तो होते ही हैं।